अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 4 का एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक की अगर मैं हेडिंग को थोड़ा सा डिस्कस करूं तो वो कुछ यूँ है कि वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने कैलकुलेट करना है वर्क, और वो वर्क अंडर द ग्रेविटी हो रहा है, मतलब उस पर ग्रेविटी अफेक्ट है, वो ग्रेविटी की फील्ड में हो रहा है, फील्ड ऑफ ग्रेविटी में हो रहा है आपके पास। लाइक एज अगर सिंपल सी बात करूं तो आप अर्थ की ग्रेविटी में रह के वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और इस वक्त आप ग्रेविटी को इग्नोर नहीं कर रहे। अब इसमें याद रखिएगा हमारे पास एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है, और जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है उसकी कुछ हम डेफिनेशन यूं करते हैं कि द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। आप वर्क तो करते हैं लेकिन वो जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमने प्रूफ भी करनी है कंजर्वेटिव फील्ड की, अभी प्रूफ भी करेंगे, ये दोनों चीज़ें प्रूव करेंगे। और दूसरी वो कहता है कंजर्वेटिव फील्ड जब भी आप क्लोज्ड पाथ पे फाइंड करेंगे वो आंसर जीरो देगी। द फील्ड इन विच वर्क डन अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो। तो दो बातें आपने माइंड में रखनी है कि आप पाथ जोन सा भी चूज करेंगे आपको आंसर सेम मिलेगा, और दूसरा अगर आप क्लोज पाथ चूज करेंगे तो आंसर जीरो मिलेगा। जो कंजर्वेटिव फील्ड है ये तो उसकी डेफिनेशन होगी ना कि अगर ये दो प्रॉपर्टी कोई भी फील्ड रखती है तो वो कंजर्वेटिव फील्ड है। लेकिन एग्जाम्पल हो ना कि एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं तो एक ग्रेविटेशनल फील्ड है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप सेकंड ईयर में ज़्यादा डिस्कस करोगे, अभी का आपका पार्ट नहीं है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आपके कोर्स का इसी वक्त हिस्सा है। तो ग्रेविटेशनल जो फील्ड है अगर मैं उसकी डेफिनेशन करूं तो वो कुछ ये बनती है, द रीजन आर स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। लाइक एज अगर मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँ तो लाइक एज मेरे पास अर्थ सरफेस है, तो इसके अराउंड ये एक स्पेस है, ये एक रीजन है, जिस रीजन में कोई भी अगर बॉडी आती है तो ये इस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करता है, इसको हम बोलते हैं ये है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। अब जो भी वर्क हो रहा है वो इसी फील्ड के अंदर हो रहा है। तो अगर मैं पहली प्रॉपर्टी देखूं तो पहली प्रॉपर्टी मैंने कहा था इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होगा वर्क, तो वही जरा प्रॉपर्टी सेट करते हैं। लाइक एज मेरे पास कोई एक बॉडी है और इस वक्त वो पॉइंट ए पे पड़ी है और मैं उसको मूव करवा के लेके गया हूँ पॉइंट सी पे। तो अब जब पॉइंट सी पे आ गया हूँ, लाइक एस ये तो कंस्ट्रक्ट हुई डायग्राम है, मैं एक और डायग्राम कंस्ट्रक्ट करता हूँ, इसी को ज़रा कंस्ट्रक्ट करता हूँ। ये एक पॉइंट है जहाँ पे कोई भी बॉडी लाई कर रही है और कुछ टाइम के बाद वो बॉडी जो है वो एक और पॉइंट पे आ खड़ी हुई है जो कि है हमारे पास बी। अब बी रख लें सी रख लें, इट्स योर चॉइस। अब मैंने अगर बी पे ही पहुंचना है तो मैं तो और पाथ भी चूज़ कर सकता था, लाइक एज एक पाथ तो ये चूज़ कर लिया मैंने, लेकिन अगर मैं देखूं तो मैं पहले यूं आ जाता हूं, और अगर मैं यूं आ जाऊं तो एक पाथ तो ये भी बनता है, सॉरी ये आप लाइन बिल्कुल सीधी करेंगे, और सेम इस तरह अगर मैं यूं आ जाऊं अपवर्ड और फिर राइट साइड पे टर्न ले लूं तो मैं पाथ तो ये भी चूज़ कर सकता हूं। तो अब मेरे पास पाथ इस वक्त तीन बन रहे हैं। फर्स्ट पाथ मैं पाथ नंबर 1 नाम दे रहा हूँ इसको, इसको दे रहे हैं हम पाथ नंबर 2, और इसको दे रहे हैं हम पाथ नंबर 3। ये हमारे नाम है जिस तरह मैंने यहाँ पे दिया हुआ है पाथ नंबर 1, 2 एंड 3। अब अगर मैं पाथ नंबर 1 को सॉल्व करता हूँ तो आंसर मेरे पास आता है, जो भी आता है वही पाथ नंबर 2 पे आए, वही पाथ नंबर 3 पे आए, तो मैं कहूँगा कि जो हमने ऊपर दो कंडीशंस पढ़ी हैं कंजर्वेटिव फील्ड की उसमें से जो पहली है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। सॉल्व करते हैं। अब पाथ नंबर 1 को देखें ज़रा, तो पाथ नंबर 1 कुछ यूँ है, ए से आप पहले बी पे पहुँचोगे, बी से आप सी पे जाओगे, तो वर्क डन जो है इसको मैं यहीं ज़रा ना कैलकुलेट कर देता हूँ आपके सामने। मैं इसको यूँ कहूँगा, वर्क जो है कहाँ से कहाँ, ए से बी और फिर बी से सी, वो जो है बेटा वो इक्वल होगा वर्क डन कहाँ से कहाँ, ए से बी प्लस वर्क डन बी टू सी। ओके, मैं अगेन ज़रा समझा देता हूँ कि पहले वर्क इसका काउंट करेंगे फिर प्लस इसका करेंगे तो वही टोटल वर्क आ गया ए बी सी।
अगर मैं ए और बी पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखो तो देखिए कोई भी बॉडी अपवर्ड जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। ठीक है, मैं इसका ज़रा कलर चेंज कर रहा हूँ, कर लेता हूँ, बिकॉज ये पहले वाले कलर से मैच हो रहा है, दिस वन। ओके, तो अगर देखें तो ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होती है बेटा, वेट डाउन, ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो ऑफ कोर्स वेट डाउनवर्ड होगा। तो मैं कहता हूँ कि जो ग्रेविटी है वो कहाँ है बेटा, डाउनवर्ड है। तो अगर मैं इसके एंगल बनाऊँ तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है और जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड है, तो एंगल दोनों के दरमियान हो गया 180। तो पहला जो है इस केस में मैं एंगल पुट करूंगा 180, वर्क में एफ डॉट डी के अंदर जो एंगल पुट होगा वो होगा 180। अगर मैं ए और सी, बी और सी की बात करूं, बी और सी ये है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है बट जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड होगी। तो अगर यहाँ पे मैं एंगल कैलकुलेट करूं तो एंगल 90 बनेगा, तो यहाँ पे आप एंगल पुट करोगे 90। तो कैलकुलेशन में आ जाए ज़रा, तो देखें बेटा, एफ ए बी कॉस 180 प्लस एफ बी सी, ये टर्म आ गया आपके पास, एंगल भी पुट हो गए हैं। ए और बी को आप एच काउंट करोगे, तो मैंने इसको एच कर लिया है, एफ जो है वो एम जी के इक्वल है, कॉस 180 माइनस 1 होता है, प्लस कॉस, ये तो ज़ीरो टर्म हो जाती है। तो आपके पास वर्क कहाँ से, ए से बी, बी से सी, टोटल वर्क जो आया वो आ गया माइनस एम जी एच। पाथ 2 पे भी यही आना चाहिए, पाथ 3 पे भी यही आना चाहिए। आप देखते हैं आता है कि नहीं। तो अगर मैं पाथ 2 जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। पाथ 3 को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे गौर करें, पहले मैं किधर आऊँगा, डी तक आऊँगा और डी से किधर जाऊँगा, सी। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, मैं यहीं पे ज़रा लिख लेता हूँ कि डब्ल्यू ए डी एंड सी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए और डी प्लस डब्ल्यू डी और सी। आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी आपको। अगर यहाँ पे देखें तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है बेटा, और जो फोर्स होगी ग्रेविटी की वो डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ पे भी एंगल आप कितना पुट करेंगे, 90 पुट करेंगे। यहाँ पे फोर्स किस तरफ है, अप, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे एंगल करेंगे आप 180 पुट। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तो ये देखें 8 और यहाँ पे आपने 90 पुट कर दिया, यहाँ पे 180 पुट कर दिया, तो ये वैल्यू सेम वैसे पहले की तरह पुट करें, तो इसका भी आंसर आ गया माइनस एम जी एच। चले, इसका मतलब है कि आंसर वही आ रहा है जो हमने पहले सोचा था, जो हमने दो प्रॉपर्टीज़ रीड की थी, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज़ की, फील्ड की। अब पाथ 2 है। अब पाथ 2 को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हम सेम केस अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमने किया था, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वही केस अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पे, तो मैं वही केस अप्लाई करूँगा। अब देखें, अगर इसी पाथ को मैंने यहाँ पे सामने ड्रा किया हुआ है आपके सामने, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये जो है, मतलब ये जो लाइन आगे की तरफ जा रही है ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, ये लाइन यूँ है बेटा, ठीक है, ये यहाँ से मैं मेंशन करके ले आता हूँ, ये वाली, ये अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो अगर अलोंग द एक्स एक्सिस तो ग्रेविटी डाउनवर्ड होगी, तो जहाँ पे ये स्मॉल लाइंस हैं, मैं इसको सीधा नहीं सॉल्व कर सकता, तो मैंने यहाँ पे यूँ लाइंस लगा ली हैं, तो इसको मैं बोलूँगा ये है डेल x1, ये होगी डेल x2, ये होगी डेल x3, ये होगी डेल x4 एंड सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। लेकिन इसको बोलेंगे डेल y1। और जब x वाली को आप देखेंगे तो x वाली में एंगल आएगा 90, और यहाँ पे देखें अपवर्ड जा रहे हैं ना, और ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो y वाली के साथ आप एंगल पुट करेंगे 180। तो यहाँ पे ज़रा गौर करें, डब्ल्यू ए टू सी एफ, ये डेल एक्स सारा आ गया, और कॉस डेल एक्स के साथ मैंने बोला है एंगल 90 आएगा, और y के साथ एंगल कितना आएगा 180। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आपने लिख लेना है। ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, बट ये जो टर्म है ये जीरो नहीं होगी, तो इसको आप क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। ये सारे टर्म अगर आप ऐड अप करें तो ये h के इक्वल होता है, तो अगर आप h पुट करें तो -mg तो ऑलरेडी है, तो फिर क्या बन गया ये देखें। तो वो कहता है कंपेयरिंग 1 2 3 वी कंक्लूड दैट द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। चलें, एक चीज़ तो क्लियर हुई कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन दूसरी बात मैंने क्या की थी, दूसरी बात ये की थी
कि क्लोज पाथ लें तो आंसर 0 आना चाहिए। चलें देखते हैं 0 आता है कि नहीं। अब पहली बात, वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। क्लोज्ड पाथ कैसे बनता है? मैं ये वाला क्लोज्ड पाथ ले रहा हूँ, लाइक एज ए बी सी और ए। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो वर्क डन ए बी आएगा, फिर वर्क डन बी और सी आएगा, फिर वर्क डन सी और डी आ जाएगा। अगर ए और बी के दरमियान एंगल देखो तो देखें ग्रेविटी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, एंगल 180 पुट कर दिया, यहाँ पे एंगल 90 है पुट हो गया। बट जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे मसला है, अब मैं डाउनवर्ड आ रहा हूँ तो अगेन एक्स वाली डिस्कस नहीं होनी, अगेन जो डिस्कस होगी वो वाई वाली होगी, एक्स वाली 0 हो जाएगी। 90 एंगल है ना, यहाँ पे आप 0 पुट करोगे क्योंकि देखें ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, अब की बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डाउनवर्ड है, तो एंगल कितना इस बार पुट करेंगे बेटा 0। जब आप 0 पुट करेंगे ये आ जाएगा। अब इसमें आप पुट करें एफ इज इक्वल टू एम जी, ये एच आ गया, ये -1 आ गई, ये माइनस एम जी हो गया, एम जी एच हो गया, और ये +1 के बराबर हो तो ये प्लस एम जी एच आ गया। तो आंसर आप देखें कट गया तो आंसर 0 आ गया। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने सेटिस्फाई कर दी, और यही बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है, और कंजर्वेटिव फील्ड जो होती है वो 2 प्रॉपर्टीज एट अ टाइम रखेगी, पाथ इंडिपेंडेंट होगा और क्लोज्ड पाथ का आंसर हमारे पास 0 आएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी।